तीसरा है स्वामित्व की भावना का अभाव, सेंस ऑफ ऑनरशिप। देखिए, जिस कंपनी के कर्मचारियों में ये भावना आ गई तो आप समझिए कि उस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सेंस ऑफ ओनरशिप का मतलब है यद्यपि मैं इस कंपनी में कर्मचारी हूं, वेतन लेता हूं, किंतु मैं मेहनत उस भाव से करता हूं जैसे मेरी ही कंपनी है, अपना समझ के काम करता हूं। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ओनरशिप। ये सरकारी कंपनी में नहीं आती, दूसरे सेंस में आ जाती है, क्योंकि ये मेरी ही कंपनी है, इसलिए सारा सामान मेरा ही सामान है, ये कार मेरी ही कार है, ये जो मशीनें हैं मेरी ही मशीनें हैं, उस सेंस में आ जाती है। तो सेंस ऑफ ओनरशिप का अभाव, स्वामित्व की भावना का अभाव, इससे क्या भाव आता है? तो वो सिंपल सी बात है, जो सबका है वो किसी का नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आप लोगों की उम्र में समझ में आता है? वैसे जैसे आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो आप क्या चाहते हो? सिर्फ आपसे मोहब्बत करे, सबसे करे? बताओ क्या चाहते हो, खुल के बताओ। तो क्या होता है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसको लेकर पॉजेसिव हो जाते हैं। थोड़ा बहुत पॉजेसिव होना प्रेम की निशानी है, ज्यादा होना गधेपन की निशानी है। थोड़ा बहुत होना प्रेम की है, बिल्कुल भी ना होना इस बात की निशानी है कि प्रेम नहीं है। अब क्या होगा, जिसके प्रति आप थोड़े से पॉजेसिव होंगे, आप उसके प्रति निष्ठा भी होगी, जिम्मेदारियां भी होंगी, सब कुछ होगा। जो सबका है वो किसी का नहीं है। मूल बात पे रहना है, जो सबका है वो किसी का नहीं है। जैसे सरकारी परिवहन सबके पैसे से है, इसलिए किसी का नहीं है। जिसका मन करेगा पत्थर मार देगा, क्योंकि उसको अपना चुभ नहीं रहा उस समय, उसको लग रहा है मेरा थोड़ा ना है, जबकि है उसका भी। सरकारी संपत्ति के साथ क्या होता है कि क्योंकि वो सबकी संपत्ति है, इसलिए ये फीलिंग नहीं आती कि मेरी भी है, सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आती। इस वजह से ये बात कहते हैं कि सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होती है। सरकारी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ सकती, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। जैसे मान लीजिए कि किसी सरकारी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं, एक नई तकनीक आ गई, उस तकनीक से कुछ रोबोट्स वो सारा काम कर देंगे, 50 रोबोट्स। 1000 लोगों को हटा दीजिए, खर्चा कम हो जाएगा, कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी। पर 1000 लोगों का रोजगार छीनना, ये आमतौर पर सरकारें करेंगी या नहीं करेंगी? नहीं करेंगे। नितिन गडकरी ने कह दिया है कि मेरे जीते जी भारत में सेल्फ ड्रिवन कारें नहीं चलेंगी। सेल्फ ड्रिवन कार जिस दिन आ गई भारत में, कई लोग मानते हैं कि भारत में चल नहीं पाएगी। उनको इतना भरोसा भारत के लोगों पे है कि भारत में कार चल रही है, अचानक कोई यहां से आ गया, अचानक वहां से, कोई ऊपर से आ गया, कोई नीचे से निकला, अचानक गटर था अंदर से निकल गया अचानक आदमी। आप तो भारत में कार चलाने के लिए आपको 36 दिशाओं में देखना पड़ता है, जबकि विकसित देशों में कार चलाना सोने जैसा काम है। आप चलाने कुछ हो ही नहीं रहा, एकदम सीधी सड़क है, अच्छी सड़क है, बाकी कार इतने गैप पे चलती है कि आप चाह के भी टक्कर नहीं मार सकते उसको, इतना दूर चलती है। कुछ है ही नहीं वहां कार चलाना। वहां बस एक ही चैलेंज है, जागना। कार चलाते हुए आप कैसे जागते रहेंगे, इतना ही चैलेंज रहता है। भारत में रोमांच है वाहन चलाने में, आपको हर क्षण वीडियो गेम की तरह होता है। वीडियो गेम में अचानक कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आ गया, उन सब दुश्मनों से बचते हुए निकलना होता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भारत में चल ही नहीं पाएगी, पहले दिन उसका बैंड बज जाएगा उस कार का, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जो कारें बनती है उसमें सेंसर्स भी 360 डिग्री पे काम कर रहे होते हैं। एक सेंसर ऊपर लगा दिया, यूएफओ भी आ जाएगा तो उसको भी वो देख लेगी कि ऊपर से कुछ आ रहा है, तो चल तो जाएगी, ऐसा क्या है, धूमधाम से चलेगी। लेकिन जिस दिन सेल्फ ड्रिवन कारें भारत में आ गई, आप मान के चलिए कि जितने ड्राइवर्स हैं भारत में, और मेरे ख्याल से उनकी संख्या मरी हालत में भी 5-10 लाख तो होगी पूरे देश में, ज्यादा है तो और ज्यादा, भले 1 करोड़ मान लीजिए, जितना भी होगा। मैं जो खुद चलाते अपनी कार उनको नहीं काउंट कर रहा हूँ, जिनकी नौकरी है किसी की गाड़ी चलाना, उसकी बात कर रहा हूँ। उन सब की नौकरी खत्म होने का खतरा हो जाएगा। इसलिए इकोनॉमिक रूप से वायबल फैसला होने के बाद भी सोशल टेंशन से बचने के लिए सरकार क्या फैसला करेगी कि हम नुकसान झेल लेंगे किंतु बेरोजगारी नहीं झेलेंगे। इस वजह से पीएसयूज का प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना हमेशा कम रहती है। स्पष्ट हो गई बात? एक लिखिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी, और अंतिम लिखिए परंपरागत सोपान क्रम तथा कार्य संस्कृति। परंपरागत सोपान क्रम तथा कार्य संस्कृति। देखिए, सरकारी नौकरी में लोग काम करना पसंद नहीं करते आमतौर पर। इसकी बड़ी वजह 2 हैं, इसी में लिख लीजिए क ख करके। क लिखिए अत्यधिक सुरक्षा। मैंने पॉइंट बोला था परंपरागत सोपान क्रम व कार्य संस्कृति। जैसे टीचिंग की दुनिया में देखिए या किसी और फील्ड में देखिए, इंजीनियर्स को देखिए, जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं वो सरकारी स्कूल में टीचर बनेंगे। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूं केवल। सबसे अच्छे तो आईएएस बन जाते हैं, नंबर 2 वाले एमबीए, वो सब। तो टीचिंग की दुनिया में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों में से सबसे अच्छे सरकारी स्कूल के टीचर बनते हैं, बाकी प्राइवेट में जाते हैं मजबूरी में। और सबसे चौपट पढ़ाई सरकारी स्कूल में चलती है।
इसका मतलब सबसे अच्छे लोग किसी उद्यम को सबसे खराब कर सकते हैं, और यदि सबसे अच्छे लोग किसी उद्यम को सबसे खराब बना रहे हैं तो इसका मतलब कार्य संस्कृति की समस्या है। तो वर्क कल्चर की पहली समस्या है अत्यधिक सुरक्षा। लेकिन सुरक्षा जीवन में इतनी नहीं होनी चाहिए कि जंग लग जाए, और जहां इतनी सुरक्षा मिलती है वहां इंसान में जंग लग जाता है। आपकी राय में इंसान काम करना चाहता है या काम करना पड़ता है? एक समय तक चाह भी लेगा ना, एक समय के बाद तो पड़ता ही है। और जब सुरक्षा इतनी ज्यादा होगी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता नौकरी में आने के बाद, तो कोई क्यों काम करेगा? थोड़ा सा रिस्क रहता है ना जीवन में तो काम बढ़िया रहता है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर है रिस्क, सरकार में वो मिसिंग फैक्टर है, रिस्क ही नहीं है। दूसरा, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, ख, सभी कर्मचारियों को बराबर वेतन व पदोन्नति। जहां आपने समाजवाद का नियम लागू किया कि काम अच्छा करो बुरा करो, प्रमोशन बराबर होगा, वेतन बराबर होगा, तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। ऐसे पहले वाक्य लिख लीजिए, सभी कर्मचारियों को बराबर वेतन और पदोन्नति। 10 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया, आपने कहा कि आप 10 का बैच सेम है, सैलरी बराबर रहेगी, बराबर बढ़ेगी, प्रमोशन भी एक साथ होंगे जीवन भर। इस दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो खराब काम करने वाले अच्छा काम शुरू कर दें या अच्छा करने वाले खराब शुरू कर दें। क्या होगा इसमें से? एक आध साल तक लोग अपने स्वभाव से काम करते हैं, कुछ लोग शानदार काम कर रहे हैं, कुछ खराब काम कर रहे हैं। धीरे धीरे शानदार वाले को समझ में आता है कि कोई फायदा हो नहीं रहा उसको, फिर वो धीरे धीरे वैसा ही होने लगता है जैसे बाकी लोग हैं। और इसलिए एक आध साल के फिदाइनपन के बाद सरकारी कर्मचारी एकदम वैसा हो जाता है। देखा होगा ना, सरकारी ऑफिस में जाएंगे अब 40-50 के बीच की उम्र का आदमी, जिसके चेहरे पे सारी भावनाएं मर चुकी हैं, जो काम एकदम लुंज पुंज है, उसको हिलने में दिक्कत आ रही है काम करने के लिए, वैसा जो आदमी होता है ना, वैसे